यस बेटा बोलो। हेलो सर, हम आज अपना इसका बाइनोमियल के जो वर्कशीट आज भेजी थी उसका डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2A डिस्कशन होगा पर्टिकुलरली। We will be discussing exercise 2A of binomial. आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल गए थे? ओके, तो आई होप आप उन सॉल्यूशन को गो थ्रू करके ही आए हो, राइट? चलो, लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स मोर एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग. Let me know doubts from question number 1 to question number 5, guys. ठीक है, आई विल गो वन बाय वन, नो इश्यूज. आई विल टेक द हेल्प फ्रॉम द सॉल्यूशन ओनली, क्योंकि ठीक है, अटेंड द डिस्कशन. जिसने नहीं भी किया हुआ है, जो जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, दे अटेंड इट, यू विल लर्न फ्रॉम द दिस पार्ट. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्यूशन भी देख लेते हैं. देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सेज द समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 2n ar x minus 2 raised to the power r is equal to summation r equal to 0 to 2n b of r x minus 3 raised to the power r. And one more important information is ak is equal to 1 when k is greater than equal to n, right?
then what we need to do is we need to find out the value of bn, right? We need to find out the value of bn. तो what we can do is, इसको मॉडिफाई किया है हमने, ये x माइनस टू है, वी चेंज इट टू 1 प्लस एक्स माइनस थ्री, एंड हमने क्या किया, इसको एक्सपांड किया, मतलब सिर्फ इसको चेंज किया मैंने, 1 प्लस एक्स माइनस थ्री लिखा और ए आर एज इट इज रहा, एंड देन इसको एक्सपांड किया कुछ इस तरीके से कि व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, टर्म कितनी बचेगी, ए जीरो एंड 1 प्लस एक्स माइनस थ्री होल रेस्ट टू द पावर जीरो, प्लस व्हेन आर इज इक्वल टू 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा ए वन, एंड ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस थ्री रेस्ट टू द पावर 1 प्लस ए टू। और इस तरीके से जाने के बाद में हमने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल टर्म को एक्सपांड किया विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन। जैसे ये वाली टर्म मान लेते हैं, तो इसको एक टर्म मान लिया और इसको एक टर्म मान लिया, और मैंने इसको एक्सपांड कर दिया विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल। तो देखो ये यहाँ पे तो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है कि ए जीरो ए वन सबको एक्सपांड किया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस थ्री रेज टू द पावर एन। अब इसके अंदर ये जो बी एन है, वो bn क्या होगा, x माइनस थ्री रेस टू द पावर n का कोइफिशिएंट होगा, राइट? जब इसको आप ब्रेक करोगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, b जीरो एक्स माइनस थ्री की पावर जीरो प्लस बी वन एक्स माइनस थ्री रेस टू द पावर वन एंड सो ऑन। तो bn कहाँ पे आएगा, bn कहाँ पे आएगा, जब यहाँ x माइनस थ्री रेस टू द पावर n होगा। तो व्हाट कंक्लूजन इज कि इस एक्सपांशन में जो x माइनस थ्री रेस टू द पावर n का कोइफिशिएंट होगा, दैट इज अवर bn। अब इसके एक्सपांशन में जब आप x माइनस थ्री रेस टू द पावर n का एक्सपांशन लिखोगे, नोटिस करो कि जैसे इसको मैं एक्सपांड करूंगा विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल, व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट ओनली थ्री टर्म। वन इज वन स्क्वायर, सेकेंड इज टू सी वन एक्स माइनस थ्री रेस टू द पावर वन, और वन आई विल गेट टू सी टू एक्स माइनस थ्री रेस टू द पावर टू, right? Only this three terms I will get. So in this case, x minus 3 raised to the power n will not be there, right? तो x minus 3 raised to the power n will not be there. तो यहाँ से कोएफिशिएंट जीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी कोएफिशिएंट जीरो आएगा, यहाँ से भी कोएफिशिएंट जीरो आएगा। आना कहाँ से चालू होगा, इस वाली टर्म से। यहाँ पे देखो ए एन वाली जो टर्म होगी, उसमें जो लास्ट टर्म होगी, जब इसको आप एक्सपांड करोगे, x माइनस थ्री रेस्ट टू द पावर n होगा, राइट? तो इन दैट में x माइनस थ्री रेस्ट टू द पावर n का कोएफिशिएंट होगा ncn, सो दैट्स व्हाई इट इज an, तो यहाँ बाहर है an मल्टीप्लाई बाय ncn। इसकी नेक्स्ट वाली टर्म जो होगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, an प्लस वन होगी, 1 प्लस एक्स माइनस थ्री रेस्ट टू द पावर n होगा प्लस वन होगा, राइट? और इसको जब आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करोगे, इसको जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करोगे, तो इसमें जो कोएफिशिएंट आएगा वो इसकी पावर n चाहिए, तो क्या आएगा, n प्लस वन सी एन, एंड ए एन प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो ए एन प्लस वन। ऐसे इसके आगे की जितनी भी टर्म है टिल यहाँ तक, दिस इज द लास्ट टर्म, इसमें भी ए टू एन आएगा और टू एन सी एन आएगा, एक्स माइनस थ्री रेस टू द पावर एन का कोएफिशिएंट। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज अवर बी एन। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख के रखिए कि व्हेन k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, k n के बराबर या n से बड़ा होगा तो a k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर मैं a n निकालूंगा, a n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। या फिर ये k n से कितना भी बड़ा हो, डजेंट मैटर, वैल्यू सबकी कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया कि ये वाली जो सारी वैल्यूज थी, ये सारी वैल्यूज आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो एन सी एन प्लस एन प्लस वन सी एन, n प्लस टू सी एन टिल टू एन सी एन तक जाके इनकी सबकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब कुछ नहीं किया मैंने, एन सी एन को क्या लिख दिया, n प्लस वन सी एन प्लस वन लिख दिया और प्रॉपर्टी लगा दी। इन दोनों में एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन विच इज एन प्लस टू सी एन प्लस वन आ जाएगा, और सेम प्रॉपर्टी, मतलब अगेन एंड अगेन आई अप्लाइड द प्रॉपर्टी दिस वन, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन विच इज एन प्लस वन सी आर। तो पहले पहले दो वाली टर्म में लगा दी, फिर इनका जो रिजल्ट आया वो इसके साथ लगा दी, एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो वी विल लेफ्ट विथ टू एन प्लस वन
सी एन प्लस वन, क्योंकि जो लास्ट में यहाँ पे बचेगा कुछ इस टाइप से बचेगा कि ये 2n तो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ रहेगा, इसके आगे आई थिंक 2n+1 आएगा, तो ये दोनों मिलके फाइनली रिजल्ट 2n+1 Cn+1 दे देंगे। तो दिस इज अवर रिजल्ट, एंड आफ्टर दिस एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर करेंगे तो हमको ये भी मिल जाएगा। दैट्स वाई बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। क्लियर है जिसका भी डाउट था? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अच्छी है बेटा। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेते हैं। क्वेश्चन 3 पहले एक बार जेई मेंस में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, x+1 x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस x रेस्ट टू द पावर 1/2। व्हाट आई डिड इज आई फैक्टराइज इट, और जो x+1 है ना पहले स्टेप पे, x+1 को आई राइट इट लाइक x रेस्ट टू द पावर 1/3 द होल रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 1 क्यूब, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, एंड दिस फॉर्मूला विल गिव मी a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ओवरऑल आप यहाँ पे जो देखोगे, आई होप ये आप पढ़ पा रहे हो, ये वाला जो पार्ट है इसका फैक्टराइजेशन ही मैंने लिखा हुआ है। नीचे x की पावर 2/3 ये एज इट इज यहाँ पे है, एंड यू कैन इजिली सी दैट कि ये दोनों पार्ट जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर सेम। सेम इन द सेकेंड टर्म जो x -1 है न्यूमरेटर में, आई wrote it like x की पावर 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एंड आफ्टर फैक्टराइजेशन वो कितना हो गया, x की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू द पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर का पार्ट ये हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या किया, डिनोमिनेटर वॉज x माइनस एक्स की पावर 1/2, आई टुक x की पावर 1/2 कॉमन, तो कितना बच गया, x की पावर 1/2 माइनस 1, एंड यू कैन इजिली सी दैट कि -1/2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और सिंप्लीफाई किया तो ये वाला पार्ट बच गया सिर्फ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि द फाइनल टर्म जिसको हम एक्सपांड करने वाले हैं दैट इज x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर -1/2 द होल की पावर 10। तो आवर क्वेश्चन इज कन्वर्टेड टू दिस फॉर्मेट। अब वही जनरल टर्म लिखना है, तो जनरल टर्म लिख ली यहाँ पे 10 CR x 1/3 की पावर 10 माइनस आर माइनस एक्स माइनस 1/2 की पावर आर, सिंप्लीफाई किया, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। एंड यहाँ पे व्हेन वी नीड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स डज नॉट कंटेन एक्स, तो ये जो पावर है हमारे पास, इस पावर को हमने किससे इक्वेट कर दिया, जीरो से इक्वेट कर दिया। जीरो से इक्वेट किया, आर की वैल्यू आ गई 4। अगर आर की वैल्यू 4 आ गई तो कौन सी टर्म हो गई भाई, फिफ्थ टर्म हो गई। फिफ्थ टर्म का कोइफिशिएंट कितना आएगा, तो टी आर प्लस वन है, टी आर प्लस वन का कोइफिशिएंट कितना आएगा यहाँ पे 10 CR, तो आर की वैल्यू 4 थी तो 10 C 4, दैट्स ऑल। और -1 की पावर 4 होगा तो वो +1 ही हो जाएगा, तो 10 C 4 बोल दो या 10 C 6 बोल दो, बिकॉज NCR इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। हेंस और ऑप्शन आर ऑप्शन सी एंड डी। गॉट इट जिसका डाउट था?
करें मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। चलो सॉल्यूशन आपके पास है तो आपको दिक्कत है नहीं, यू कैन एनी टाइम रिफर, नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं होगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछा था आपने आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा पूछा था बेटा? देखो सही क्वेश्चन पे हूं या किसी का डाउट है या नहीं है, लेट मी नो। शुड आई नीड टू एक्सप्लेन इट? एनीवन? यस, ओके करूं। देखो इसमें क्या करना है, कभी भी इस टाइप में आएगा ना तो यू नीड टू कीप इन माइंड, पहले तो इसको ऑब्जर्व करो, तीन तीन के डिफरेंस पे, राइट? A0 प्लस A3 प्लस A6 एंड सो ऑन, तीन तीन के डिफरेंस पे है। कभी भी तीन तीन के डिफरेंस पे अगर रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू ओमेगा और एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पुट करना पड़ता है। अगर आपको ओमेगा नहीं पता है तो ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, बस ये याद रखना अभी के लिए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो एडिशन होता है वो होता है 0। और जैसे आई जो है, आई अपने आप को 4 साइकिल के बाद रिपीट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी नंबर के लिए आई हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा, वो सिमिलरली ओमेगा जो होता है वो अपने आप को 3 साइकिल के बाद रिपीट करता है, जैसे कि ओमेगा स्क्वायर। इफ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1। ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये ओमेगा आएगा, और ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू आएगी तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। देर आर मेनी थिंग रिलेटेड विथ ओमेगा, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। सिमिलरली आप नेक्स्ट तीन का सेट आओगे तो वैल्यू वापस से रिपीट हो जाएगी, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 7 और ओमेगा की पावर 8। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा ओमेगा और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा की पावर 9 कितना हो जाएगा, 1। तो जहां भी पावर आपके पास 3 का मल्टीपल आ रही है, जहां भी पावर आपके पास 3 का मल्टीपल आ रही है वो वैल्यू 1 हो रही है, और अकॉर्डिंगली दूसरी वैल्यूज डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो पहले मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो विल गेट 3 की पावर n इज इक्वल टू A0 प्लस A1 प्लस A2 टिल n। ओमेगा पुट किया तो वी विल गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि 0 होता है, यहाँ ऑलरेडी आपको पता ही है, तो वो 0 इक्वल टू आ गया। एंड ओमेगा स्क्वायर पुट किया तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 रेस्ट टू द पावर n। तो ये ओमेगा की पावर 4 की जो वैल्यू है आप देखो क्या आएगी, ओमेगा आ जाएगी। तो आपके पास ओवरऑल ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ही बच गया दोस्त। तो ये अगेन जीरो हो गया। तो देखो ये तेरी इक्वेशन में भी यहाँ पे भी जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, और यहाँ 3 रेस्ट टू द पावर n हो गया। तीनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो भाई 3 की पावर n ही आएगा। A0 को अगर आप देखोगे तो A0 3 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे 3A0 लिख दिया है। A1 को देखोगे तो A1 के साथ यहाँ पे A1 1 आएगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो A1 को कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। A2 को देखोगे तो A2 ओमेगा स्क्वायर, A2 ओमेगा की पावर 4 एंड सो ऑन टिल एंड तक। तो A2n के साथ क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 2n प्लस ओमेगा की पावर 4n। नो, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, अगर आपको नहीं पता है तो वो ध्यान रखना, ये वाली, कि 1 प्लस ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2k इज इक्वल टू 0 होने वाला है अगर k इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल नहीं है, 3m डाल देता हूं मैं, और ये इक्वल टू 3 होने वाला है अगर k 3 का मल्टीपल है तो।
ये आपको याद रखना पड़ेगा। 3 का मल्टीपल का रूल क्या है, मैंने आपको बताया था। 3 के मल्टीपल में सब वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो ये तीनों इंडिविजुअली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसीलिए 3 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है ओमेगा के लिए। तो बस अब कुछ नहीं हुआ, ये A1 के साथ वाली ये वैल्यू 0 हो गई दोस्त, ये वैल्यू भी 0 हो गई, A3 बच जाएगा और 3 के साथ बच जाएगा। तो ऐसे ही जो भी A0 के बाद A3, A3 के बाद A6 है, वो सब बच जाएंगे, सब 3 टाइम्स आएंगे। तो मैंने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया। अभी 3 को कॉमन ले लिया तो 3 की पावर n यहाँ पे है, 3 से डिवाइड किया तो 3 की पावर n-1 आ गया, जो कि ऑप्शन सी को मेरे को टिक करा के चला गया। करेक्ट है, तो इसकी वैल्यू 3 रेज टू द पावर n-1 आई विद द हेल्प ऑफ पुटिंग 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या करेंगे हम, अब आपको तो मल्टीपल चॉइस में भाई ये दूसरे दो ऑप्शन भी चेक करना है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसमें ओमेगा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो व्हाट आई विल गेट 0 इक्वल टू A0 ओमेगा प्लस A1 ओमेगा स्क्वायर प्लस A2 ओमेगा क्यूब प्लस A3 ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से जाएंगी। एंड सेकेंड थर्ड वाली में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर से। तो व्हाट आई विल गेट 0 इज इक्वल टू A0 ओमेगा स्क्वायर प्लस A1 ओमेगा क्यूब प्लस A2 ओमेगा, एक सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू द पावर 4, और ये आ जाएगा A2 ओमेगा रेज टू द पावर 6। कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, इन इक्वेशंस को ऐड कर दो। किसको, एक तो ये पहली वाली इक्वेशन को, एक इसको और एक इसको। तो व्हाट वी विल गेट इज 3 रेज टू द पावर एन ही मिलेगा, और ए नॉट के साथ अब कितना मिलेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब A1 के साथ क्या मिलेगा, तो A1 के साथ मिलेगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4। A2 के साथ क्या मिलेगा अब आपको, ओमेगा क्यूब, सॉरी 1 तो था ही था आपके पास, एक 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6। राइट, अगर कंफ्यूजन है तो देखो, ओमेगा 2 के साथ यहाँ तो 1 ही है इस वाली में, इसमें ओमेगा 2 के साथ क्यूब है और यहाँ ओमेगा 2 के पास 6 है, एंड सो ऑन। तो नाउ यू कैन इजिली सी दैट कि भाई ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा A2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको नोटिस करोगे तो 3 की पावर n किसके बराबर आ जाएगा, 3 कॉमन लेने के बाद A2 प्लस A5 प्लस A8 एंड सो ऑन। तो वही वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3 रेस्ट टू द पावर n-1, तो दोनों की वैल्यू इसके बाद बराबर हो जाएगी। तो ये A2, मतलब ऑप्शन सी तो करेक्ट था ही था, वैल्यू थी वो उसकी, बट ऑप्शन बी भी करेक्ट है, एंड सिमिलरली ऑप्शन ए भी करेक्ट है। अब ऑप्शन ए के डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या करूंगा। तो क्या करूंगा, तो भाई यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, यू विल गेट ऑप्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ऑप्शन 1। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको ऑप्शन 2 ला के दिया है। क्लियर है ये अंडरस्टैंडिंग बेटा, कैसे निकाल रहे हैं अपन, जिसको भी डाउट था। चलो, तो शुड वी मूव टू द सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम 6 टू 10। चलो, एनी डाउट फ्रॉम 6 टू 10, लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 9। ओनली क्वेश्चन नंबर 9। चलो, 9th एंड 10th, ठीक है, पहले 9 डिस्कस कर लेते हैं फिर 10 डिस्कस कर लेते हैं।
देखो आपको क्या करना है, ऊपर जो आपके पास है न्यूमरेटर में आपके पास है NCR साइन ऑफ 2RX ये है, और समेशन आपके देखे रखा हुआ R = 0 to N। अब देखो इसी चीज को अगर आप लिखते हो, इसको यहाँ पे नाम दे दिया मैंने S1, यू कैन सी दैट के न्यूमरेटर नाम सॉल्व किया है, इसको मैंने S1 नाम दिया है। S1 क्या है आपके पास? S1 है आपके पास NC0 साइन 2 × 0 × X प्लस NC1 साइन 2 × 1 × X, राइट। कुछ इस तरीके से जाते जाते जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी NCN साइन ऑफ 2 × N × X। करेक्ट, आर की वैल्यू अपन ने वेरी करा दी। इसी चीज को अगर मैं रिवर्ट करता हूं, ध्यान देना, इसी चीज को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, कुछ मैं इस तरीके से कर सकता हूं क्या, NCN 2 × N × X प्लस नेक्स्ट टर्म जो आएगी मेरे पास NCN-1 साइन ऑफ 2 × N-1 × X एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म जो आपके पास आएगी वो आएगी दोस्तों NC0 साइन 2 × 0 × X। मैंने क्या किया है, तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने जस्ट इसको क्या किया है, इसकी जगह ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिवर्ट कर दिया। बात तो वही है, सेम है, बट इसको अब लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब मैंने इसको S1 = समेशन R = 0 to N साइन ऑफ N माइनस नॉट साइन NCN-R साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ N-R × X। कुछ इस तरीके से लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, सिंपल है यार, R = 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, R = 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, लास्ट में R = N पुट करोगे तो, मतलब लिखने का तरीका वही है। जो ओवरऑल जो मेरे पास क्वेश्चन था, ये इसको अगर मैं 1 बना दूं और इसको मैं 2 बना दूं, दोनों लिखा सेम है, जस्ट ऑर्डर मैंने क्या किया है, दोनों का ऑर्डर मैंने रिवर्ट कर दिया। अभी मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने का मतलब क्या है ना, यहाँ पे आप थोड़ा समझना, ये चीजें बहुत आगे सॉल्यूशंस में आपको दिखेंगी कि दो चीजों को ऐड करते हैं और रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं उनको। तो यहाँ पे आप बस ये देखो कि ये जो S1 है और ये S1 है, ये दोनों चीज जो मैंने यहाँ पे ये S1 लिखा हुआ और यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, बीच वाले स्टेप्स नहीं लिखी हुई, ठीक है। और यहाँ बीच में लिखा था इन रिवर्स ऑर्डर, द रीजन इज के इस तरीके से आप समझो। चलो ठीक है, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, तो व्हाट आई वांट इज आप इनको ऐड करो, इसको ऐड करो इसके साथ, ठीक है, इसको ऐड करो इसके साथ। अरे ऐड कर सकते हो आप, क्यों ऐड कर सकते हो, क्योंकि भाई ये जो NC1 है ना, ये NCN-1 के बराबर ही है, दोनों बराबर है। तो इनफैक्ट मैं यहाँ पे R को अला भी ये N-R को अला भी घटा दूंगा तो बात वही है, NCR = NCN-R होती। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो NCR कॉमन आ जाएगा हर एक टर्म में से, एंड वी आर लेफ्ट विथ साइन ऑफ 2RX प्लस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ N-R ऑफ X। कुछ इस टाइप से बचेगा, और ऐसा हर टर्म में बचेगा। जैसे पहली वाली टर्म अगर मैं निकालता हूँ, जैसे ये फर्स्ट वाली टर्म निकालता हूँ, तो इसमें से फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, NC0 और साइन ऑफ ये बचेगा एंड दिस बचेगा। सेकंड में NC1 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा। तो ये ओवरऑल समेशन R = 0 to N। एंड आई होप आपको ये समझ में आया है कि ये वाली जो स्टेप यहाँ पे लिख दी गई है, ये कैसे लिख दी गई है। अब क्वेश्चन इसके बाद इजी हो जाएगा, ये स्टेप आपको समझने की थी मैंने। यहाँ पे आपने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 आपके पास आ गया यहाँ पे साइन एन एक्स, एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पे कॉस N-2R बच जाएगा, कुछ इस टाइप से बचेगा। और यहाँ पे NCR बचा हुआ है। तो R वेरी कर रहा है भाई, R = 0 to N वेरी कर रहा है, और ये ट्वाइस ऑफ S1 है। तो सबसे पहले तो ये 2 कैंसिल कर दिया। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई ये साइन एन एक्स से, ये तो कांस्टेंट है, आर पे डिपेंडेंट ही नहीं कर रहा है, तो ये साइन ऑफ एन एक्स को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया है, और बची हुई चीज को एज इट इज रखे रहने दिया है। तो आई होप न्यूमरेटर का पार्ट आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया है। सेम S2 मतलब डिनोमिनेटर के लिए मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो ये S2 है,
इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है यहाँ पे और दोनों को ऐड कर दिया है। एडिशन इसी तरीके से काम करेंगे बेटा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे काम करवाया आपको न्यूमरेटर में, ठीक है। अब 3+4 करोगे, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना पड़ेगा, ये बचेगा। कांस्टेंट टर्म को बाहर लेके आ जाओगे तो कॉस एन एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर ये बच जाएगा। और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो यू कैन इजिली सी दैट कि ये वाला जो पोर्शन है भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो सेम ही आ रहा है। तो साइन एक्स बाय कॉट एन एक्स बन गया, मतलब 10nx, नहीं ये नहीं, 10nx बच गया एंड 1 में कॉट एन एक्स बच गया। और ये वाली मेथड आपने बहुत जगह शायद सॉल्यूशन में देखी भी होगी कि इन रिवर्स ऑर्डर में लिख के मैंने सॉल्व किया। वो रीजन यही है कि इस तरीके से उनका एडिशन होगा। इनफैक्ट जो हम सम टिल एंड टर्म का फॉर्मूला भी प्रूफ करते हैं ना, उसके अंदर एपी के अंदर कुछ इसी रिवर्ट ऑर्डर में लिख के ही प्रूफ करते हैं, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है 9th वाला? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चंस अच्छे हैं बेटा एक्सरसाइज में सारे। तो अगर आपने 1C तक नहीं करी हो बाइनोमियल 1B तक, तो यू विल फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चंस। चलो बढ़े आगे। लास्ट स्टेप में है कि ये वाली यहां से यहां तक, या किसके अंदर, कौन सी वाली लास्ट स्टेप बोल रही? पूरे क्वेश्चन की ये यहां तक समझ में आया बेटा? देखो यहां तक समझ में आया क्या? देखो हाँ बोल बेटा। सर हाँ जहाँ पे आपने लिखा है वो प्लेस नॉट द दिस वन। सॉल्यूशन, वहाँ पे साइन n माइनस आर एक्स से कॉस n माइनस 2rx कैसे आया? कैन यू एक्सप्लेन हाँ अगेन? हाँ, यहाँ पे बेटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ओके, लगा। हाँ हाँ समझ गई। क्लियर हो गई? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ओके। और कोई किसी को कुछ डाउट? एक बार खुद से आपको करना पड़ेंगे क्वेश्चंस, डाउट भी हैं तो, मतलब यहाँ से समझने के बाद। दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग सॉल्यूशन एज वेल, ताकि आपको सॉल्यूशन में और क्लियरिटी आ जाए जो पहले नहीं होगी। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th देन। क्वेश्चन नंबर 10th। एक सेकेंड। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10th इज सेइंग P is C0, C0 C1, C0 C1 C2, इन सब का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब द फर्स्ट टर्म इज C0 एंड देन C0 प्लस C1 एंड देन C0 से लेके C2 तक का एडिशन। और ऐसा मल्टीप्लीकेशन में चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो ये जा रहा है C0 से लेके Cn-1 तक। तो सबसे पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई यहाँ पे? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं, अगर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो ये nth टर्म है। तो कितनी टर्म है? nth टर्म है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेटा इसके अंदर AP अरिथमेटिक मीन AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दिया, ठीक है। अभी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM में पहली टर्म ये थी, दूसरी टर्म ये थी, तीसरी टर्म ये थी, चौथी टर्म इसके आगे वाली थी, एंड लास्ट टर्म nth टर्म ये थी। तो इन सब का एडिशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, with the positive sign, with the addition, and the whole divided by n because total terms n thi. I am considering this as one term, this is second term, this is a third term, and this is nth term, like this.
and this is greater than equal to the multiplication of this, राइट? तो इनका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो वो तो आपके पास ये पी खुद ही है, पी खुद क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, C0 प्लस C1 का, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखा है और उसको मैंने पी से रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ nth पावर nth p है, nth रूट ऑफ p है, उसको मैंने p रेज टू द पावर 1/n लिख दिया है। और यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, एडिशन निकाल दिया है भाई। एडिशन कैसे निकाल दिया है, तो यू कैन इजिली सी दैट C0 और C0 प्लस C1 और C0 से लेके C2 तक का जो एडिशन है, स्टिल C0 से लेके Cn-1 तक का एडिशन है। टोटल n टर्म है, तो दोस्तों C0 कितने बार आ गया, तो C0 n बार आ गया, लिख दिया। C1 कितने बार आ गया, तो C1 कितनी बार आ गया, तो n-1 बार आ गया। सिमिलरली Cn-1 कितनी बार आ गया, तो एक बार आ गया। करेक्ट। इसको रिवर्ट ऑर्डर में कर दिया मैंने C0 को दोस्तों Cn लिख दिया, NCn लिख ही सकता हूँ, राइट? NCr इक्वल टू NCn-r की प्रॉपर्टी लगा दी फिर, और C1 को मैंने लिख दिया Cn-1, ताकि ये तो आपको पता ही है ना कि अगर आप ये निकालोगे 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, होप डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं जैसे भी आप निकालते हो, n इंटू 2 रेज टू द पावर n-1 होती है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय n, n से n कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, जिसका भी डाउट था। तो AMGM का क्वेश्चन था वो मेनली, और थोड़ा सा बाइनोमियल लगना था उसमें। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 को कौन कौन से डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 13 पैटर्न फेमस, क्वेश्चन नंबर 12 भी है, 12, 13 एंड 15। तो 12th में क्या है, इफ n is even natural number and coefficient of x की पावर r in the expansion is given to you, तो what you have to notice is first thing कि n तो even है, एंड x की पावर r का आपको कोएफिशिएंट देना है 1 प्लस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स में, एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 है, एंड दिस कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 2, दिस कोएफिशिएंट इज 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो आपको r की वैल्यू चलो, एम आई ऑडिबल ना? स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, हाँ राइट। चलो, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपांशन आपको पता ही होगा, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टिल इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्स की पावर r कब आएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझो कि जब आप एक्सपांड करोगे तो आपके पास आएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2
एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स रेस्ट टू द पावर 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो आप सेकेंड ब्रैकेट है उसमें एक्स की सारी पावर्स अवेलेबल है टिल इनफाइनाइट तक आपके पास। अब व्हेन यू नीड एक्स की पावर, सपोज आपको चाहिए 6, तो एक्स की पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स की पावर 6 में आप बोलोगे कि इसमें से एक्स की पावर 6 ले लो, सॉरी इसमें से 1 ले लो NC0, और इसमें से एक्स की पावर 6 ले लो तो NC0, प्लस इसमें से NC1 ले लो, सेकेंड वाले में से एक्स की पावर 5 ले लो तो NC1, प्लस इसमें से एक्स NC2 ले लो, मतलब एक्स की पावर 2 ले लो, इसमें एक्स की पावर 4 ले लो NC2, NC3 टिल कहाँ तक जाना है भाई? NC6 तक जाना है। तो भाई जब एक्स की पावर आर निकालूंगा तो NC0 प्लस NC1 से लेके एक्स की पावर आर तक जाऊँ, NCR तक जाऊंगा नहीं जाऊंगा? जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये NCR तक चला गया, ठीक है। ये जब तक की बात हो गई जब ये जो R है ये N से छोटा हो, ठीक है। R N से छोटा हो या बराबर हो। मान लो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, सपोज अगर इसमें कंफ्यूजन है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर मान लो एक्स की पावर 20, तो एक्स की पावर 20 तक तो ये हैंडल कर लेगा भाई, ये कोएफिशिएंट आ जाएगा। बट अगर मैंने पूछा कि मेरे को एक्स की पावर 21 22 का कोएफिशिएंट निकालो तो एक्स की पावर 22 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? एक्स की पावर 22 के कोएफिशिएंट के लिए आपको बस NC0 तक से NC20 तक ही जाना पड़ेगा। NC0 प्लस NC1 से लेके NC20 तक जाना पड़ेगा। आई होप ये आप समझ रहे हो। 20 से 20 तक जाना पड़ेगा, माई मिस्टेक, है ना, 20 आ जाएगा अगर n इज इक्वल टू 20 में ले चुका हूं तो, क्योंकि यहाँ की x की पावर 22 मिल जाएगी 1 के साथ, इसके साथ x की पावर 21 इसके साथ मिल जाएगी, एंड टिल यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 20 के साथ मिल जाएगी। अगर मेरे को x की पावर 23 का कोएफिशिएंट भी चाहिए तो सेम ही आएगा, 20C0 से 20C20 तक। तो ये सारे क्या आ जाएंगे? 20 की पावर 2 की पावर 20 आ जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब r जो है वो n के बराबर या n से छोटा है तो कोएफिशिएंट ये है, और अगर x की पावर r, अगर r n से बड़ा है तो भाई जैसे यहाँ पे r n से बड़ा हो गया तो वो पूरा का पूरा NC0 से लेके NCN तक का कोएफिशिएंट आ गया जो कि 2 की पावर n हो गया, राइट। तो इन सब का कोएफिशिएंट 2 की पावर 20 हो गया। तो बस अब आपको क्या करना था कि कौन सा r चाहिए था, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि r जब n से बड़ा हो जब तो चलेगा ही चलेगा, और r अगर n के बराबर हो तो भी चलेगा, क्योंकि r n के बराबर है तो भी NC n से लेके NC0 तक का एडिशन है। उससे छोटा होगा तो 2 की पावर n से कुछ ना कुछ छोटा होगा, राइट। जैसे x की पावर 6 है और n इक्वल टू 20 के लिए, तो 2 की पावर 20 से तो छोटा ही होगा ये, है ना। तो दैट्स व्हाई r मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। दिस इज ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्लियर है जिसका डाउट था 12th वन? चलो बढ़े आगे। 12th के बाद क्वेश्चन था आपका 13th। थर्टीन का सॉल्यूशन, थर्टी एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा। ये पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन है, शायद एक बार जेई में आ गया है, उसके बाद ये पैटर्न बहुत फेमस है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे कि आपको बोला गया है कि 9 प्लस √80 जो है की पावर n, ये कुछ i प्लस एफ टाइप का है,
आई प्लस एफ टाइप का है बोले तो मान लो 121.04 अगर आया, कोई ऐसा नंबर आ रहा है, तो वी कैन ब्रेक इट लाइक 121 विच इज द इंटीग्रल पार्ट एंड 0.04 विच इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। कुछ इस टाइप का सीन है। या फिर आई को क्या बोल सकते हो आप, आई को आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आई होप आपको पता हो। अब 9 माइनस रूट 80 जो है, इसकी पावर n करूंगा, ये मैं मेरी साइड से इंसर्ट कर रहा हूं, और इसको मैं बोलूंगा कि भाई ये एफ डैश के बराबर होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि 9 माइनस रूट 80 जो है वो 1 से छोटा है, ये मेरे को पक्का पता है। ये 1 से छोटा है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट 80 होगा 8 पॉइंट समथिंग, रूट 81 9 हो जाता है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगा। और जब आप कोई भी नंबर अगर डेसिमल में उसकी पावर बढ़ाते जाते हो तो वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसीलिए मैंने इसको एफ डैश लिया, और एफ डैश को मैंने क्या बोला, इट्स ए प्योरली फ्रैक्शनल नंबर। मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, 9 माइनस रूट 80 की पावर n की वैल्यू कुछ भी होगी, ये कुछ इस टाइप से ही आएगी, 0.134 ऐसे डेसिमल के अंदर आने वाली है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड वे है इस टाइप के क्वेश्चंस का। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया, आई प्लस एफ डैश, राइट। इन दोनों को ऐड किया है, तो भाई लोग अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि टर्म्स कैंसिल होंगी, क्योंकि दोनों के एक्सपांशन में डिफरेंस सिर्फ अल्टरनेट टर्म्स में साइन का आने वाला है, राइट। जैसे पहली टर्म जो होगी, पहली टर्म तो बच जाएगी आपके पास एन सी जीरो 9 की पावर n, नीचे वाले की भी एन सी जीरो 9 की पावर n आएगी। जो सेकेंड टर्म आएगी वो आएगी यहाँ पे एन सी वन 9 की पावर n माइनस वन, और रूट 80 की पावर 1 आएगी। और यही वाली टर्म यहाँ के अंदर कितनी आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी दोस्तों। तो जब मैं आप इसको ऐड करोगे तो क्या होने वाली, अल्टरनेट टर्म कैंसिल होने वाली है ना भाई, ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी ना, ये बच जाएगी, ये बच जाएगी। सिमिलरली इसकी नेक्स्ट वाली भी बच जाएगी, उसके नेक्स्ट वाली कैंसिल हो जाएगी, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगी। तो जो भी टर्म्स बचेंगी वो सब 2 टाइम्स बचेंगी, कि 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, 2 कॉमन लेने के बाद एन सी जीरो 9 की पावर n, नेक्स्ट टर्म जो बचेगी वो 9c2 सॉरी nc2 9 की पावर n माइनस 2, कुछ इस टाइम बचेगी। और इस पूरा जो एक इंटीजर होगा उसको मैंने k नाम दे दिया है, चलेगा। तो ये 2k कर दिया है। और k, ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि k तो रेशनल है भाई, क्योंकि रूट 81 की पावर 1 जहां आ रही थी, मतलब जहां पे रेशनल नंबर आ रहे थे वो सब कैंसिल होते हुए जाएंगे, और जो रेशनल नंबर आ रहे थे वो सब बच जाएंगे। देखो यहाँ पे रूट 80 की पावर क्या थी, माई मिस्टेक, यहाँ पे रूट 80 की पावर 2 आएगी, है ना। रूट 80 की पावर 2 आई तो ये रूट अलग हट गया, तो मतलब ये रेशनल नंबर बन गया, राइट। तो सारे रेशनल नंबर बन जाएंगे, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ अ रेशनल नंबर लिख दिया। एंड ये भी कंफर्म कर दिया कि भाई ये एक इवन नंबर आना है, 2k इज एन इवन नंबर, है ना। 2 टाइम्स ऑफ एनी नंबर इज इवन नंबर। अब हो गया भाई, चलो अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। तो ये क्या हो गया, f प्लस एफ डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा, f प्लस एफ डैश कितना हो जाएगा, 2k माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, अब f और f प्लस एफ डैश की वैल्यू निकालता हूँ। तो भाई ये f जो है ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, इतना तो सबको पता है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। ये भी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, आई होप ये भी आपको पता है ना। दोनों चीज क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है यार, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ही ऐसे दी थी कि ये 0 से 1 के बीच में होगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का एडिशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं आएगी, 2 से थोड़ी सी छोटी आएगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया। यहाँ तक क्लियर आ गया कि भाई एफ प्लस एफ डैश जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कि जो एफ प्लस एफ डैश वाला जो पार्ट है, अरे यार ये क्या हो गया, जस्ट तो ये एफ प्लस एफ डैश वाला जो पार्ट है, ये एफ प्लस एफ डैश वाला पार्ट है, ये 0 से लेके 2 के बीच में आएगा। बट यहाँ पे अब एक चीज आपको नोटिस करने की ध्यान देना कि भाई 2k इज इक्वल टू आई प्लस एफ डैश था, तो यहाँ पे आपने बोल दिया था कि एफ प्लस एफ डैश जो है वो 2k माइनस आई के बराबर होगा, एकदम करेक्ट है। बट भाई ये तो इंटीजर है, इंटीजर है कि नहीं है,
क्योंकि 2k भी इंटीजर था, एक इवन नंबर था, और i भी एक इंटीजर है क्योंकि हमने डिफाइन ही ऐसे किया है। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन एक इंटीजर है, और f प्लस एफ डैश अगर उसके बराबर है तो f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना कंपलसरी है ना। अब अगर ये इंटीजर है और ये 0 से लेके 2 के बीच में लाई करता है, तो भाई 0 से लेके 2 के बीच में तो एक ही इंटीजर आता है 1। तो इसीलिए f प्लस एफ डैश को 1 होना कंपलसरी है। बहुत अच्छा लॉजिक है ये कि f प्लस एफ डैश 1 क्यों आया। f प्लस एफ डैश 0 नहीं आएगा दोस्तों, 0 भी हो सकता है क्योंकि इंटीजर है, बट 0 नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट आने ही आना है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर की पावर n करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट तो आना है, 0 तो आना नहीं। तो ये दोनों 0 तो हो ही नहीं सकते, तो इसीलिए ये 0 पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली पॉसिबिलिटीज इज कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 आए, कंपलसरी है ये। ठीक है, तो बस खत्म। अगर f प्लस एफ डैश की वैल्यू आपने 1 ले ली है तो i की वैल्यू कितनी आएगी, i प्लस 1 इज इक्वल टू 2k आएगा। ये 2k इवन नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, तो i को ऑड होना ही होना पड़ेगा कंपलसरी, इसीलिए a करेक्ट हो गया। i को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि 2k माइनस 1 टाइप का आ गया ऑड नंबर। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो सही है। हाँ, f प्लस एफ डैश 1 क्यों आ रहा है, ध्यान देना। f प्लस एफ डैश की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी बेटा, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टू फ्रैक्शनल पार्ट का समेशन, 0 to 2। इंडिविजुअल वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, बिल्कुल सही। और दोनों का समेशन कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, करेक्ट। मिनिमम जब ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो, मैक्सिमम जब दोनों 1 तो हो नहीं सकते खैर, बट अगर 1 अप्रोचिंग है तो मैंने दोनों का 1 + 1 2 किया, और 2 पे मैंने क्या किया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, बस और क्या, 1 + 1, देयरफॉर f प्लस एफ डैश 1 आ गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट था ये वाला कि i प्लस एफ एंड i माइनस एफ इक्वल टू 1, नहीं 1 माइनस एफ इक्वल टू 1। तो 1 माइनस एफ आप देखोगे तो भाई 1 माइनस एफ यहाँ से क्या आएगा, f प्लस एफ डैश 1 है ना, f प्लस एफ डैश 1 है, तो f डैश इक्वल टू 1 माइनस एफ आएगा। और f डैश क्या है आपके पास, f डैश तो आप लेके चले हो 9 माइनस रूट 80 की पावर n। अरे ऑप्शन डी भी तो सही है, 1 माइनस एफ इज 9 माइनस रूट 80 की पावर n, और ये ऑप्शन सी भी सही है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 i प्लस एफ की जगह इसको पुट कर देना, और 1 माइनस एफ की जगह इसको पुट कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर n 81 माइनस 81 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ठीक है, ये रहा 12th वाला जो मेरे से पूछ रहा था कोई। चलो 12th के बाद कौन सा डिस्कस करना है भाई, 12th वाला, ये वाला तो बहुत 13 वाला बहुत फेमस पैटर्न है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको पूरी बुकलेट में इस पैटर्न पे मिलेंगे 13th वाले पे। एनी अदर डाउट टिल 15 कवर हो गए सारे। चलो 15th थोड़ी सी भारी एक्सरसाइज है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, आपको बोला है A0 A1 एंड A2 आर इन AP।
तो A0 A1 और A2 क्या है? A0 A1 A2 क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। किसके कोएफिशिएंट है? A0 कोएफिशिएंट है x की पावर 0 का, A1 है x की पावर 1 का और A2 है x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है। तो भाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल की पावर स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स की पावर n है। इसको एक्सपांड कर देंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर एंड ये आ जाएगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस so on। अब आपको चाहिए A0 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 है। तो x की पावर 0 जब ये आएगा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे दोस्त। तो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 है। इसके अलावा कोई भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपके पास x की पावर 1 नहीं, x की पावर 0 नहीं देने वाला। x की पावर 2 अगर आपको निकालना है, x की पावर 1 सॉरी x की पावर 1 का कोएफिशिएंट जो कि a1 है, तो x की पावर 1 आएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा एक भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट x की पावर 1 नहीं मिलना है क्योंकि ऑलरेडी बैठे हुए हैं एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 लेके। ठीक है, एंड लास्ट x की पावर 2 का कोएफिशिएंट मिलना है आपको। जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 मिलना है। और एक और चीज़ है कि ये वाला पार्ट जब इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो भी x की पावर 2 मिलना। तो ये रेड वाले आप बोल सकते हो x की पावर 2 का मल्टीप्लिकेशन वाले रिजल्ट है ना। ये x की पावर 0 का रिजल्ट है और ये ब्लैक वाला जो है वो x की पावर 1 का रिजल्ट। भाई कोएफिशिएंट लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, n लिख दिया। x की पावर 2 का देख लो रेड वाला कितना आ रहा है, nc2 यहाँ से आ रहा है और ये 2 इंटू 1 तो वही nc2 2 इंटू 1 nc0 कोएफिशिएंट आ गए। बोल दिया कि AP के अंदर है तो भाई ये वाला प्लस ये वाला मतलब 1 प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इज इक्वल टू मिडिल टर्म। कोएफिशिएंट इक्वेशन nc2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2 लिख दी, सॉल्व कर दी, क्वाड्रेटिक बन गया, वैल्यू आ गई 2 और 3। हाँ वो थोड़ा सा मैं बाद में आऊँगा प्रजस, वो अच्छा लॉजिक है, आप थोड़ा सोचोगे उसमें। अच्छा लॉजिक डिस्कस किया था मैं, अगेन अब थोड़ा बाद में आऊँगा ना, थोड़ा लेट आते हैं। ठीक है भाई, 15th जिसका डाउट था महक हो गया, बढ़े आगे। डाउट्स फ्रॉम 16 टू 20 के बीच में बता दो भाई लोग। 16 एंड 17। सिक्सटीन एंड 17 तो जब भी रिलेटिवली ठीक क्वेश्चन। शुरू वाले क्वेश्चन आई थिंक थोड़े से ज़्यादा टफ है कंपैरिजन टू बाद वाले क्वेश्चन। 16th एंड 17th। चलो तो 16th उठा लेते हैं पहले। सॉल्यूशन भी ले ही लेते हैं इसी का। तो देखो, इट इज नोन दैट द थर्ड टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन इज 10 की पावर 6। थर्ड टर्म t2 प्लस 1 पावर 5 है तो 5c2 x की पावर क्यूब एंड x log x बेस 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 6। ये गिवन है अपन को, ठीक है। अब 5c2 की वैल्यू आपको पता है, 5c2 की वैल्यू 10 आपने निकाल ली, 10 लिख दिया। यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे ये पावर जो है द होल स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया 2 प्लस लॉग एक्स बेस 10। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का और 2 लॉग एक्स बेस 10, ये रिजल्ट आ गया। 10 से 10 उड़ा, 10 की पावर 5 बच गया यहाँ पे बेटा। और फाइनली क्या किया, लॉग ले लिया, बेस में क्या ले लिया 10। तो यहाँ पे तो 5 ही बचा सिर्फ। अच्छा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, शायद इसीलिए कन्फ्यूजन होगा। तो देख लो यहाँ पे 3 प्लस 2 लॉग एक्स बेस 10 इंटू लॉग एक्स बेस 10 बचेगा एंड इज इक्वल टू 5 लॉग 10 बेस 10 बचेगा। पावर बाहर लेके आ गया, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और log x बेस 10 को मैंने पुट कर दिया m।
तो ये 3 इंटू एम, 3m, 2 इंटू 2m इंटू एम, 2m स्क्वायर, और 5 को इधर लेके आया, -5 इक्वल टू 0 दोस्तों। सॉल्व कर दिया, m इज इक्वल टू 1 और -5/2 आ गया। अब m जब ये आ गया कि 1 और -5/2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर -5/2। गॉट इट 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। Chapter is relatively challenging. क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा हूँ। देखो, इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, अब इसके एक्सपांशन में जो सेकेंड वाली टर्म है 3 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ लॉग बेस रूट 2 बेस एक्स क्यूब, कुछ इस टाइप पे टर्म है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। क्या सिंप्लीफाई किया, तो 3 इंटू 2, ये पावर जो है -1 डिवाइडेड बाय 1/2 log 2 एंड रूट एक्स क्यूब। क्लियर। ये अगर बेस की पावर होती है तो डिनोमिनेटर में आ जाती, भाई पावर 1/2 थी तो डिनोमिनेटर में आ गई, तो 3 इंटू 2 -2 log 2 रूट एक्स क्यूब आ जाएगी। -2 को ऊपर ले जाऊंगा दोस्तों तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा ये, सॉरी हाँ, 3 इंटू 2 लॉग बेस 2 एक्स क्यूब की पावर -1 आ जाएगी, राइट। स्क्वायर तो यहाँ पे लेके आ जाओगे, स्क्वायर तो अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को अलग हटा देगा, नेगेटिव पावर बच जाएगी, राइट। तो एक्स की पावर -3 यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। क्लियर है। और ये तो फिर अब नॉर्मली हो गया कि ये दोनों सेम है, तो एक्स की पावर -3 नीचे आ गया, कुछ इस टाइप से बच जाएगी। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। TR+1 जनरल टर्म। अब जो भी पूछ रहा है टपियर से टर्म विथ पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको 2 से इक्वेट कर दो। 2 से इक्वेट किया तो आर क्या आ रहा है, 31/6 फ्रैक्शनल आ रहा है, नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई ए इज रॉन्ग। डज नॉट अपियर अ टर्म विद द पावर एक्स की पावर 2। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पावर 2 की तो नहीं आएगी, तो बी करेक्ट हो गया। अगर ये रॉन्ग है तो सी है, अपियर अ टर्म विथ एक्स की पावर -3। तो ये पावर जो यहाँ पे आई है इसको -3 से इक्वेट कर दो, आर इक्वल टू 6 आ गया भाई। एक टर्म तो आ रही है, सी करेक्ट है। डी, द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर -3 इज 1/3। तो यार एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना और एक्स की पावर -3 का कोएफिशिएंट निकाल लो और दोनों का रेशियो करके देख लो, 1/3 आ रहा है। डी भी करेक्ट। निकाल लोगे ये, एक बार इसको 3 से इक्वेट करना, एक बार -3 से इक्वेट करना, आर की वैल्यू आएगी, कोएफिशिएंट आ जाएगा, उस कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना है। इजी क्वेश्चन है अभी तो। चलो, जिसका डाउट था आ गया समझ में 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोला था, 18।
देखो 18th वाले में क्या बोल रहा है, इन द एक्सपांशन ऑफ दिस कुछ ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले अगर आई एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल की पावर 25 का एक्सपांशन कर रहे हो तो जनरल टर्म 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल आनी चाहिए। और x की पावर n1 मान लो ay की पावर n2, ये जनरल टर्म होती है, ये हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि इसमें n1 प्लस n2 प्लस n3 जो होता है भाई, वो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द कोएफिशिएंट। तो सिंपल सी चीज है कि आपको किसका कोएफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे देखना है कि 25 सी आर आर सी के x की पावर 25 माइनस आर है दोस्तों। तो मैंने n1 को क्या पुट किया, 25 माइनस आर। चलेगा क्या, पुट कर सकता हूँ, देखते हैं आगे कर सकते कि नहीं कर सकते। ऑप्शन डिमांड कर रहा है कि ये पुट कर दो और n3 को आप के पुट कर दो। क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये चल सकता है। क्यों चल सकता है, क्योंकि इनका समेशन कितना आ रहा है दोस्तों, 25। तो बिल्कुल चलेगा, आपके पास ये कंडीशन है, इनका समेशन 25 आ रहा है, बिल्कुल चलेगा। तो ये टर्म तो आएगी, तो टर्म आएगी तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे। तो भाई n1 की जगह 25 माइनस आर, n2 की जगह आर माइनस के और n3 की जगह के। क्लियर। फिर मैंने कुछ नहीं किया है, इसके बाद आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है दोस्त, यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट 25 सी आर बन गया है और ये वाला पार्ट आर सी के बन गया है। तो आ गया ना 25 सी आर एंड आर सी के, 25 सी आर एंड आर सी के एंड एक्स और वाई और जेड की पावर ये आ गई। क्लियर है अभी पलाश। बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ दिस जीरो आना है भाई। 8 प्लस 9 तो 25 हो ही नहीं रहा है ना, पावर का समेशन तो 25 चाहिए आपको, एक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट। और नंबर ऑफ टर्म्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। करेक्ट है ये, लगा दो। और ये फॉर्मूला क्यों आता है, तो ये तो आप पीएनसी की दुनियादारी पढ़ेंगे, अगर अभी नहीं पढ़ी है तो पीएनसी में पढ़ लोगे क्यों होता है ये ऐसा। चलो बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट डाउट कौन सा पूछोगे, एनी डाउट टिल 20 सेकंड पे आ जाऊँ। एनी डाउट 20 तक, और किसी को कुछ डाउट, 20 सेकंड के पहले किसी को डाउट, 20 सेकंड डिस्कस करूंगा। चलो तो 20 सेकंड स्टार्ट करते हैं। हम्म, 20 सेकंड थोड़ा उल्टा क्वेश्चन टाइप का नजर है। देखो एन स्क्वायर फैक्टोरियल पहला वाला सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। एन स्क्वायर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात करेंगे हम। एन स्क्वायर फैक्टोरियल, अब एन स्क्वायर फैक्टोरियल का मतलब ये होता है दोस्त कि ये भाई 1 से मल्टीप्लीकेशन चालू होगा, 1 चलेगा, इंटू 2 चलेगा, इंटू 3 चलेगा, चलेगा टिल कहाँ तक जाना चाहिए, टिल लास्ट टर्म आएगी आपके पास एन स्क्वायर। इन सब का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एन स्क्वायर फैक्टोरियल का मतलब ये हो। इसको थोड़ा सा डीप में घुसना पड़ेगा। डीप में कैसे घुसेंगे देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख देता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल एन तक का, ये एक सेट बना लिया। ऐसे मल्टीप्लीकेशन कहाँ तक जा रहा है ध्यान देना, एन स्क्वायर तक जा रहा है।
सेकंड जो नंबर सेकंड सेट मैंने बनाया वो n+1 बना लिया। n+1 आएगा इसके बाद वाली टर्म, है ना, n+1 मल्टीप्लाई बाय n+2 टिल मैंने क्या किया दोस्तों, n+n तक बना लिया, बोले तो 2n तक बना लिया। कहां तक बना लिया, ये 2n तक। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी 2n+1, तो 2n+1 से लेके 3n तक का फिर एक सेट बना लिया। अब इसमें कितनी टर्म्स आ रही है बस ये देखना, यहाँ पे n टर्म्स आ रही है मल्टीप्लीकेशन में 1 से लेके n तक, यहां तक भी कितनी आ रही है भाई, n टर्म्स आ रही है, यहां तक कितनी टर्म्स आ रही है, n टर्म्स आ रही है। इसे कहां तक जाएगा जरा मुझे ये बताओ आप, इससे कितने ब्रैकेट बना पाऊंगा मुझे ये बताओ। जैसे 3 ब्रैकेट मैंने बना लिए हैं ऐसे, तो ऐसे मेरा जो लास्ट ब्रैकेट बनेगा दोस्तों n² आएगा, तो वो n इंटू एन आएगा, n इंटू एन आनी चाहिए ना लास्ट टर्म। देखो दूसरे ब्रैकेट में कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो आप, n आया, यहाँ पे 2n आया, यहाँ पे तीसरे ब्रैकेट में 3n आया। n² कब आएगा, जब n इंटू एन आएगा भाई, राइट। तो ये कौन से नंबर का ब्रैकेट होगा, तो ये होगा आपके पास, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर का ब्रैकेट मान लूं, इसको सेकंड नंबर का मान लूं, इसको थर्ड नंबर का मान लूं, तो ये nth नंबर का होगा। ऑब्जर्वेशन सही है, ऑब्जर्वेशन सही है, क्योंकि ये थर्ड में 3 आया, सेकंड में 2 आया, फोर्थ में 4 आएगा, nth में n आएगा, n टर्म्स। अब आपको ये एक चीज पता होना चाहिए कि n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीपल, n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीपल, एंड वी नो दैट multiplication of n consecutive integer is divisible by n factorial. It's a very basic thing कि भाई अगर मैंने 11 फैक्टोरियल से 11 से लेकर 20 तक का मल्टीप्लिकेशन किया है तो वो 10 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो भाई जब आपने ये n² को इस तरीके से किया तो मैं ये बोल दूं क्या कि ये वाला जो पूरा है ये n फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ये भी n फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ये भी n फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ये भी n फैक्टोरियल से डिविजिबल है। तो टोटल अगर मैं देखूंगा कि n फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में कितने टाइम्स डाल सकता हूं, n टाइम्स डाल सकता हूं। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों ये n फैक्टोरियल रेज टू द पावर n से डिविजिबल है। आ गया समझ में? तो पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट और नॉट? जिसका भी डाउट था, नहीं आया समझ में? सेकंड स्टेप समझ में नहीं आई। अच्छा ये समझ में आया कि मैंने तेरा हैंड रेस करना, बात करते रहेंगे अपन। अच्छा ये वाला तेरे को समझ में नहीं आया, हैंड रेस करना, माइक ऑन कर दूंगा तेरा। कौन सा समझ में नहीं आया दोस्त? हाँ ये सर, वो we know that multiplication of n consecutive numbers is divisible by n नहीं, तो ये तो factorial. फैक्ट है, इसको याद रख कि अगर 10 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहा है जैसे 11 से लेकर 20 तक, हाँ तो वो सर, 10 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। अगर तू 100 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहा है, मान ले 101 से लेकर 200 तक, है ना, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 100 100 फैक्टोरियल। factorial. Okay sir. दैट्स अ फैक्ट एंड दैट इज लॉजिकल एज वेल, क्योंकि तू देख यहाँ पे 100 फैक्टोरियल को अगर 1 इंटू 2 इंटू 100 रखेगा तो ये हाँ 100 इसको डिवाइड करेगा, 99 90 198 को डिवाइड कर देगा, हर एक प्राइम हाँ नंबर सर, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये एक फैक्ट है जो तेरे को पता होना चाहिए, उस फैक्ट के बेसिस पे फिर हमने ये बातें करी। तो ये Okay समझ sir. में आया तेरे को, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे? एक्चुअली नहीं समझ में आया सर. ये चल मैं उसके बता बाद देता क्या हूँ। किया? ये नहीं, एन वो समझ में आया कि वो उसको कैसे लिखा, वो कैसे लिखा, तो वो देख समझ में आया. ये ऐसे कितने ब्रैकेट बन गए यहाँ पे, n ब्रैकेट्स बन गए. एन ब्रैकेट बन। मैं बोल सकता हूँ ना ये वाला ब्रैकेट एन फैक्टोरियल से डिविजिबल है, पहला वाला, क्योंकि एन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। हाँ सर. क्या ये सेकंड वाला भी एन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है? हाँ n सर. तो ये भी एन फैक्टोरियल से डिविजिबल है। हाँ ऐसे अच्छा, हाँ हर, समझ गया. करेक्ट। हाँ सर, समझ गया. तो पहला वाला आई होप सबको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बी वाले पे आता हूं। तो देख एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल से डिविजिबल है, सेम लॉजिक है कि अगर मैं ये एन प्लस बी एम फैक्टोरियल लिखता हूं
तो ये an प्लस बी एम जो है ग्रेटर देन n प्लस एम फैक्टोरियल आएगा, n प्लस एम आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि a और b दोनों इंटीजर्स हैं, a और b दोनों इंटीजर हैं, a b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये वाला पार्ट इससे बड़ा आएगा। तो जब मैं an प्लस बी एम फैक्टोरियल यहाँ पे लिखूंगा ऊपर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 2 3 टिल n फैक्टोरियल तक n तक जाएगा, उसके साथ में n प्लस 1 से लेके कहां तक जाएगा, n प्लस एम तक भी जाएगा, यही होगा ना फैक्टोरियल का मतलब। तो ये टोटल n टर्म्स हो गई और ये टोटल m टर्म्स हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये n फैक्टोरियल से डिविजिबल है और ये m फैक्टोरियल से डिविजिबल है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोले तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो n इंटू एम फैक्टोरियल से डिविजिबल है। सेम जो लॉजिक अपन ने ऊपर यूज किया, तो दैट्स वाई यहाँ पे बोल दिया है कि an प्लस बी एम फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। गॉट इट? सेम लॉजिक जो अपन ने ऊपर यूज किया था कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म जब आएंगी तो 1 2 3 टिल an प्लस बी एम तक आएंगी, और ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो n प्लस एम से कम है, तो इसमें शुरू की n टर्म्स n फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे और बाद में जितने भी बचे हैं m फैक्टोरियल से डिवाइड हो ही जाएगा पक्का, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स m से ज्यादा ही बची हुई रहेंगे। सी वाला डायरेक्ट है सी वाला डायरेक्ट है क्योंकि n इंटू एन प्लस 1 से लेके n प्लस 10 तक 11 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है और 11 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन 11 फैक्टोरियल से तो डिविजिबल होगा ही होगा। यही तो फैक्ट है जो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया था। तो ए भी सही है, बी भी सही है, और ये डी मेरे को बताने की जरूरत है क्या, 400 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 200 फैक्टोरियल वाला? यस तो मेरे को बता दो अगर ये पैटर्न नहीं पता है तो। If you want, let me know. बता दूं? चलो, तो उसको सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में से उठा लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है। बी ऑप्शन अगेन एक्सप्लेन करना है? आता हूं मैं, बी ऑप्शन पे आता हूं। चल बी ऑप्शन पे आता हूं मैं, पहले अपन डी ऑप्शन एक्सप्लेन कर लेते हैं। बोल रहा है 400 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 200 फैक्टोरियल में 400 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 200 फैक्टोरियल में 13 रेज़ टू द पावर कितनी आने वाली है? तो 13 रेज़ टू द पावर कितनी आने वाली है, तो भाई जब मैं इन दोनों को इंडिविजुअल प्राइम नंबर में ब्रेक करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर कुछ आएगी दोनों के अंदर, 3 रेज़ टू द पावर कुछ आएगी, प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूँ। यहाँ पे चलूंगा तो 13 रेज़ टू द पावर मैंने मान लिया सपोज n1 आएगा और यहाँ पे 13 रेज़ टू द पावर n2 आएगा, करेक्ट? कुछ इस टाइप से आएगा। तो ओवरऑल इसके अंदर 13 की पावर कितनी आएगी? 13 की पावर n1 माइनस n2 आएगी, आनी चाहिए ना। ये ऊपर जाएगा तो n1 माइनस n2 हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस बोल देगा आपको कि n1 माइनस n2 ले लो। ठीक है भाई, अब n1 कैलकुलेट करने के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है ना, 400 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं 13 तक का क्यों, तो निकाल तो पलाश कब तक भी सकते हो, इसमें प्राइम नंबर वो आएंगे 400 से नीचे तक के प्राइम नंबर सारे आएंगे, बट वी आर ओनली कंसर्न अबाउट 13 क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे को 13 की पावर पूछा है, दैट्स व्हाई आई एम ओनली कंसर्न अबाउट 13, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट अदर प्राइम नंबर्स। ओके, और n2 अगर आप निकालोगे जो कि डिनोमिनेटर में तो 400 नहीं सॉरी 200 बाय 13 प्लस 200 बाय 13 स्क्वायर, यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, दोनों को खत्म हो जाना चाहिए भाई, दोनों की वैल्यू निकाल लो, एक की 32 आ जाएगी, एक की 16 आ जाएगी, तो 13 की पावर 16 हो जाएगा, तो 13 की पावर 13 से डिविजिबल हो गई होगा। हाँ, ये फॉर्मूला होता है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला प्रजर्स। इफ यू नीड सपोज 13 है, इफ यू नीड टू फाइंड आउट के 400 फैक्टोरियल के अंदर
जब आप प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करोगे इसको तो 17 भी आएगा। तो 17 की पावर क्या आएगी? तो आप बोलना है 17 की जो पावर आएगी भाई, ये सिंपल सा है 400/17 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 400/17 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस जब तक ये जीरो नहीं होता है ना, 17 स्क्वायर के बाद वाली वैल्यू 400 से बड़ी हो जाएगी तो जीरो कर देगी उसको, तो जीरो हो जाएगा, दो ही टर्म का आएगा। तो इन दोनों का जो समेशन आएगा दैट वुड बी 17 की पावर। कॉन्सेप्ट जो है ये पीएनसी में आप इसको सीखोगे, रीजन है इसके पीछे क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर का फॉर्मूला आता है अपने आप में, पीएनसी में ये पार्ट आएगा आपको। अगर अभी नहीं हुआ है तो पीएनसी में होगा, क्योंकि दोनों चैप्टर थोड़े से इंटरलिंक है। ठीक है, तो मैं अगेन आ रहा हूं उसी पार्ट पे जो बी पार्ट आप मेरे से पूछ रहे थे। कोई मेरे से पूछ रहा था सर, तो मैं इसको अलग तरीके से ही बता देता हूं। देखो वो बोल रहा है an प्लस बी एम फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ये बोलने का मतलब है उस क्वेश्चन का, यस और नो। यस है तो ऑप्शन सही है, नहीं है तो गलत है। तो अभी मैं a और b को सपोज 1 ले लेता हूँ, a भी 1 ले लेता हूँ, b भी 1 ले लेता हूँ, दोनों की मिनिमम वैल्यू ले ली, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। तो मेरे पास ये जो बचेगा ऊपर वाला n प्लस m फैक्टोरियल बचेगा। करेक्ट है दोस्त? अभी n प्लस m फैक्टोरियल है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल कहाँ तक मेरे को लिखना चाहिए? मेरे को लिखना चाहिए n प्लस m तक। नॉर्मल लॉजिक मेरा यही बोलता है। क्लियर? फैक्टोरियल का मतलब ही यही होता है। तो इसको और थोड़ा सा ब्रेक करता हूं मैं, एक ब्रैकेट बना लेता हूं दोस्त, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल n तक बना लेता हूं। आएगा n भी आएगा इसके अंदर, कहीं ना कहीं n भी होगा ही होगा भाई। फिर नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 से चालू कर देता हूं, n प्लस 2 टिल कहां तक ले जाता हूं? n प्लस m तक ले जाता हूं। क्लियर है? ये आ रहा है समझ में? लिख दिया। अब दोस्त मेरे को ये बता, इसमें कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है, एंड देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। एक्चुअली ये तो n फैक्टोरियल खुद ही है, तो लिख देते हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं? m टर्म्स हैं। इज इट डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल? है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये वाला पार्ट के n प्लस m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल से डिविजिबल है? ये तो मैं बोल सकता हूं। करेक्ट? तो भाई इसकी तो मिनिमम वैल्यू यही थी, तो जब ये डिविजिबल है तो बाकी तो आगे ए और बी को अगर आप दूसरा कॉम्बिनेशन में ले लोगे पॉजिटिव वैल्यू में तो डिविजिबल आना ही आना है। ठीक है, जिसका डाउट था बेटा अभी आ गया समझ में? गॉट इट? चलो अब कौन सा क्वेश्चन कराओगे? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? भूल गया मैं, नंबर क्या था क्वेश्चन का। हाउ m टर्म्स डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल बोल रहा है तू? ये वाला बोल रहा है? देखिए अनुष, इसमें क्या हो रहा है, कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? देख, m टर्म्स है क्या टोटल? m टर्म्स है तो m कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का मल्टीपल m फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो भाई लोग कौन सा क्वेश्चन किया था मैं पूरा भूल चुका हूँ, ब्लैंक हो गया हूँ। अभी आई थिंक हम लोग कर रहे थे 20 सेकेंड। इसके आगे के रिलेटिवली इजी क्वेश्चन हैं आई थिंक। चलो कौन सा क्वेश्चन करवाओगे आप? ट्वेंटी एट्थ पे आ जाऊँ डायरेक्ट? 28th एंड 30th? ट्वेंटी एट्थ पे आ जाते हैं। चलो 28 पे आते हैं। हाँ ऑप्शन भी बता दो भाई लोग, जिसका भी डाउट है, कौन कौन से ऑप्शन डिस्कस करना उस पर बात कर लेंगे अपन।
इफ यू वांट सारे ऑप्शन तो लिख दो सर, सारे ऑप्शन डिस्कस कर लो. इफ यू वांट फ्यू पर्टिकुलर लेट मी नो. बड़ा क्वेश्चन जा रहा है क्या? नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, मैनेजेबल है. सारे कर लें, चलो. अरे यार ये तो दिक्कत ही हो गया. ठीक है. एफएम की दुनिया क्या चल रही है ये आपको समझ में आ रहा है कि एफएम आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया है 30C 30 - I से लेके, सॉरी 30C 30 - I 20C M - I. तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए हमारा एफएम का कि एफएम की दुनिया क्या चल रही है हमारे लिए. एफएम चल रहा है व्हेन I इज इक्वल टू 0 तो 30C 20cm प्लस 30C सॉरी 30C 30C 29 20cm -1 है ना. दोनों की जो वैल्यूज है नीचे वाली वो कम होते जा रही है. 28 20cm -2 टिल आपको जाना है m तक. m तक ये आ जाएगा आपके पास 30C 30 -m एंड 20C 0. करेक्ट. कुछ इस टाइप का सीन है. अब इसकी जो वैल्यू है आप थोड़ा सा चीज इसको ऑब्जर्व करना कि अगर मैं 1 + x⁻30 का एक्सपांशन लिखूं, है ना, 30 का इसीलिए क्योंकि 30 और एक एक्सपांशन लिख रहा हूँ 20 का, तो x⁻30 का जो एक्सपांशन होगा वो कुछ इस टाइप के होगा भाई. C0 ये 30C 0 30C 1 x⁻1 टिल कहाँ तक जाना है आपको? जाना है 30C 29 x⁻29 प्लस 30C 30 x⁻30. ये आ गया पहली वाली टर्म का एक्सपांशन. ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपको देखना, अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर मैं x+1⁻20 का एक्सपांशन लिखता हूँ तो क्या आएगा? 20C 0 x⁻20 20C 1 x⁻19 20C 2 x⁻18 एंड सो ऑन डिक्रीज होता हुआ जाएगा टिल 20C 20 x⁻0. अब देखो यहाँ पे 20C 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20C 0 मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 30C 30 - m. तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे x की पावर होगी 30 - m. तो ओवरऑल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब बोले तो ध्यान देना, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो कोएफिशिएंट मेरे को 30C 30 आएगा, x की पावर 30 - m आएगा और x की पावर 20 आएगा. मतलब क्या आ जाएगा? x की पावर 50 - m. तो ये वाली टर्म जब आएगी जब x की पावर 50 - 1 m आएगा. ये वाली टर्म कब आएगी भाई? अब देख लो कि ये पावर 30 है और यहाँ पे जब 20cm होगा, यहाँ पे जब 20cm होगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा x का? यहाँ पे 20 - m होगा. तो ये दोनों भी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आएगा? x की पावर 50 - m ही आएगा. तो ओवरऑल मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिख दिया है कि इसके अंदर x की पावर 50 - m का जो कोएफिशिएंट होगा भाई वो ये पूरी दुनिया होगी जिसका समेशन आपको निकालना ही है. क्लियर?
ये ऑब्जर्वेशन से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि जब दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो कुछ इस टाइप से करते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे किसी बुक में या कोई टीचर इस टाइप से भी कराते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वो 1+1/x की पावर का एक्सपांशन लेते हैं, है ना। तो डजेंट मैटर ओवरऑल व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि हाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस कोएफिशिएंट्स, और ये कोएफिशिएंट तो आए आए साथ में हमारे साथ, इनकी जो x की पावर है वो सबकी सेम आए, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस। Guys, give me 2 minutes and then we will start, okay? या गाइस, तो आई होप यू गेट इट कि क्या चल रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में, तो रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 1+x⁻50, और इसके अंदर 50 का 50 - m का कोएफिशिएंट आप देखोगे तो 50 से 50 - m बोलोगे या 50 cm बोलोगे, जो भी आपको लगता है, जो भी है, दोनों सेम है। तो द मैक्सिमम वैल्यू इज द मिडिल टर्म कोएफिशिएंट होता है डेफिनेटली 25, जब आएगा m की वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो ए करेक्ट है, राइट। मिडिल टर्म कोएफिशिएंट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे 50c 25 बड़ा होगा। f0 से लेके f50 तक का एडिशन कितना हो जाएगा, तो f0 हो जाएगा 50c0, 50c1 टिल 50c50, तो 2 की पावर 50 आ जाएगा, ये भी सही है। fm इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 50। अब fm जो है वो हमेशा डिविजिबल बाय 50 है क्या, तो fm क्या है, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, थोड़ा ध्यान दे देते हैं एक बार हम। m की वैल्यू 0 से लेके 50 तक वेरी कर रही है, तो fm जो है वो 50c0 है, 50c1 है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो क्या इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 50?
Is it always divisible by 50? No, na. It is always not divisible by 50, correct? So therefore C is correct, incorrect option, incorrect. अच्छा, M lying between 1 to 49. तो M lying between 1 to 49 में देख लेते हैं भाई. This is 50. 50 C2 कितना होगा? ये होगा 50 C2. 25 आएगा. 25 into 49, is it divisible by 50? No, it is not divisible by 50, correct? और ये तो फिर प्रॉपर्टी हो गई डायरेक्ट. 50 C0 का स्क्वायर प्लस 50 C1 का स्क्वायर प्लस 50 C2 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है? 2NCN. तो यहाँ पे n की जगह 50 है, तो 100C50. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करना था क्या? बोला था क्या आपने क्वेश्चन नंबर 30 का जस्टिस करना? इज डिविजिबल बाय, आप किससे डिविजिबल है वो निकालना है. तो ये तो जीपी बन रहा है, ये तो समझ में आ ही रहा है, मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है यहाँ पे. जीपी बन रहा है 51 की पावर 50 माइनस 1 दिस एंड दिस. ठीक है, ये बन गया. एक्सपांड किया बाइनोमियल की हेल्प से, 1 कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विथ ओवरऑल कुछ इस टाइप का बचा मेरे पास. फाइनली 50C1 इंटू 50 की पावर 1 प्लस 50C2 50 की पावर 2 टिल 50C50 50 की पावर 50, कुछ इस टाइप का है ना. 1 1 कैंसिल हो गया और नीचे द होल डिवाइडेड बाय 50 लिखा हुआ है ऑलरेडी. ये मेरे पास टर्म है ये वाली पूरी. 50 कॉमन लेके एक बार का कैंसिल कर देता हूं, तो मैं 50C1 प्लस 50C2 50 की पावर 1 प्लस 50C3 50 की पावर 2 एंड सो ऑन टिल 50C50 50 की पावर 49 टाइप का कुछ सीन बनेगा. ठीक है, अब ये किससे डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है 10 से, 20 से, 25 से, 50 से? दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई. तो व्हाट आई कैन डू इज, व्हाट वी कैन सी इज, यहाँ से एक 50 कॉमन, ये 50 है ना. तो ओवरऑल सब में से एक 50 कॉमन लिया जा सकता है सबसे पहले. तो जैसे ही 50 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 प्लस 50C2 प्लस 50C3 50 की पावर 1, एक और 50 चला गया तो 50 की पावर 1 टिल 50C50 50 की पावर 48. ये बचेगा कुछ. ठीक है, अब ये किस किस से डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल है, क्योंकि 50 बाहर आ गया, तो 50 जिससे डिविजिबल है वो सबसे डिविजिबल. ये से भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है. 3 ऑप्शन तो करेक्ट है. 20 आपको देखना पड़ेगा. तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 50C20 की वैल्यू कितनी होती है? 2, विच इज 25 प्लस 49.
ठीक है, तो ओवरऑल यू कैन से दैट कि यहाँ पे ये जो टर्म है आपके पास 50 1 प्लस प्लस अब जो भी बचेगा यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जो कंफ्यूजन है ये एक इवन नंबर बचेगा, सब में 50 है ना इवन नंबर, और इन दोनों का एडिशन भी क्या है इवन नंबर, यस और नो? हाँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, राइट, ये मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का ये दोनों मिलके ऑड नंबर बनाएंगे और वन एक ऑड नंबर है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा इवन नंबर बन जाएगा, करेक्ट, और ये भी इवन नंबर है क्योंकि ये तो 50 के मल्टीपल्स ही आने वाले हैं, तो इवन नंबर है, उसमें कोई डाउट नहीं। क्या मैं ये इवन नंबर और इवन नंबर में बोल सकता हूँ ओवरऑल ये 50 इंटू 2k का फॉर्मेट है, इसको 2k लिख देता हूँ क्योंकि इवन नंबर को मैं 2k से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो बस एक्चुअली क्या है ये पूरा 100 का मल्टीपल आ जाएगा, इट इज मल्टीपल ऑफ 100 एक्चुअली। अब जब ये मल्टीपल ऑफ 100 आ जाएगा तो ये इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, तो इसीलिए सारे ऑप्शंस करेक्ट है। पलाश कौन सी स्टेप बोल रहा है, हाथ रेस कर तो उसके बाद पूछ लेना। हेलो सर। हाँ बोल। हाँ सर, ये वाला स्टेप जहाँ पे आपने ये लिखा 1 + 25 + 49 वाला, हाँ ये 25 वाला, + 49 इंटू, अच्छा इंटू है ये, ओके। हाँ ये इंटू इंटू, अच्छा हाँ ठीक है सर। क्योंकि 50 से 20 की 50 से 20 की वैल्यू है। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू सर। ओके ठीक है गाइस, आर वी डन? यार वही वाला ना जो तूने मेरे को पिंक किया था, मैं भेजता हूँ यार उसको करके, है ना, अभी मेरी उस पे भेज देना, मैं भेज दूंगा, देखो। चलो देन शुड आई एंड द मीटिंग? चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।